नमस्कार। 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स में से 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा बिल्कुल साफ जाता हुआ दिख रहा है और 3 राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो इस बार का जो एग्जिट पोल है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इस कंफ्यूजन पर ही बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी, कुमार सर, आपने तमाम एग्जिट पोल्स आते जाते देखे हैं, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। ये जो 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, पहली बात यह है कि विद्या में कोई बुराई नहीं है। जैसे ज्योतिषी भी विद्या, वैसे एग्जिट पोल भी है। जो एग्जिट पोल पैटर्न को समझता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से समझता है, इसलिए हम विद्या में कोई खोट नहीं देखते। यही कारण है कि शुरू के समय में जब ये विद्या आई तो बहुत पॉपुलर हुआ एग्जिट पोल। लोग तो इंतजार करते थे, एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल का इंतजार करके मान लेते थे कि यही रिजल्ट है। लेकिन समय के साथ साथ इस विद्या का कारोबार वैसे ही शुरू हो गया जैसे ज्योतिष का होता है। आप देखिए, सारे ज्योतिषी वर्ल्ड कप जिता रहे थे, लेकिन सब गायब हो गए वर्ल्ड कप के बाद। उसी तरीके से ये चुनाव भी जो है, जो लोग इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्जिट पोलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो लेकिन क्या जिस तरह कारण? से जी, हम ये जो एग्जिट पोल देख पा रहे हैं प्रेम कुमार सर, जैसे एबीपी सी वोटर की अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है और वहीं टुडेस चाणक्य जो है वो कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है। ऐसी तेलंगाना में भी है। हालांकि तेलंगाना में तो सारे जितने एग्जिट पोल्स हैं सारे के सारे कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन कहीं राजस्थान में बढ़त है, कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त है। तो ये इतना कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल पहली बार देखने को मिला है, वरना हर बार थोड़ा जी। बहुत जरूर रहता था, इतना नहीं रहता था। तो ये कंफ्यूजन क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। जी सर। एक बात तो ये है कि इस कंफ्यूजन के बीच भी एक परसेप्शन का इमरजेंस है, और वो परसेप्शन है कि बीजेपी की बुरी हार नहीं हो रही है, बीजेपी शायद संभल जाए, इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश है। जबकि आमतौर पर लग रहा था कि बीजेपी की बुरी हार होने वाली है। इस परसेप्शन में ये भी एक परसेप्शन घुसाने की कोशिश है कि मोदी मैजिक चल रहा है। मोदी मैजिक है जिस वजह से उतनी बुरी हार नहीं हुई। मोदी मैजिक है जिस वजह से स्थिति को संभाल लिया गया। माने ये वही बात हो गई कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तब तो करोड़ों लोग कोरोना में मर जाते, वो प्रधानमंत्री थे इसलिए कुछ लाख की मौत हुई। ये वैसी बात है। तो इस तरह का परसेप्शन गढ़ने के लिए ये इसका इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें एक बात आती है कि अपोजिट व्यूज क्यों हैं। तो अपोजिट व्यूज भ्रम पैदा करने के लिए। आप ये मत समझिए कि कोई अगर कांग्रेस को जिता रहा है तो वो बहुत ही ईमानदार एग्जिट पोल हो गया, और कोई बीजेपी को जिता रहा है तो बेईमान हो गया। ऐसा नहीं है। दोनों में असल जो चाबी रखे हुए उसकी भूमिका है। हम नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक पार्टी बीजेपी को मान लीजिए कि 150 सीट दिखा रही है, और फिर एक पोलर्स और दूसरा एग्जिट पोलर्स किसी दूसरी पार्टी को यानी कांग्रेस को वहां उतनी ही संख्या में दिखा रही है। एकदम से उल्टा रेंज में कैसे हो सकता है, ये एक बात है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो लोग दिखा भी रहे हैं वो रेंज ही इतनी बड़ी बता रहे हैं, 20 सीटों की रेंज बताते हैं, और दोनों पार्टी के बीच का फर्क जो है वो 5-7 सीटों का होता है, ऐसा भी हमने देखा है। तो जब 20 सीट की रेंज है और दोनों पार्टी के बीच में 5-6 सीट का फर्क है, वो भी ओवरलैपिंग है, तो जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खुद एग्जिट पोल भ्रम का शिकार है। वो नहीं हम्म बता पा रहा है वो 5-6 सीट का जो डिफरेंस है वो किसके पक्ष में जा सकता है। एकदम सर, क्लियर कट न्यूज आंकड़े चैनल ही के बताते हैं। संपादकों में भी कितना भ्रम है। आपने वीडियोस देखा होगा, वीडियो वायरल हो गया है बिल्कुल। जिसमें इतना भ्रम दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा संपादकों को भी। और एक्सिस माई इंडिया का लेकिन जो सर्वे आया उसमें लोग कह रहे हैं कि जो जिनका ये सर्वे है वो बड़े आरएसएस के हैं और आरएसएस के परिवार के हैं, इसीलिए इस तरह का सर्वे आया है। तो क्या सर एग्जिट पोल भी इस तरीके से क्या निष्पक्ष नहीं होते हैं क्या? मैंने कहा कि विद्या के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, वो विद्या सही है। लेकिन विद्या का कारोबारी इस्तेमाल करने वालों पर निश्चित रूप से डाउट है, और डाउट रखना चाहिए, हमारी निगाह भी होनी चाहिए कि कोई इस विद्या का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अब हम्म देखिए, वो जो वायरल वीडियो है उस पर हम ये हमारा यही कहना है कि वो वीडियो संपादकों ने अपनी
चमड़ी बचाने के लिए, अपने आप को पत्रकारिता में जिंदा रखने के लिए, ताकि जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो मुंह दिखाने लायक रह सकें, इसके लिए ये जानबूझकर लीक किया हुआ वीडियो है। ये कोई बाहर से आदमी नहीं गया लीक करने के लिए, वहीं बैठे हुए व्यक्ति ने इसको लीक कराया गया है, ताकि ये जो बड़े बड़े संपादक हैं कल को मुंह दिखा सकें। ये एक तरह से हम इसको थोड़ा सा उनको अगर ग्रांट ये भी दें, एक्सक्यूज भी दें कि चलिए वो ऐसा करने के लिए उनकी व्यावसायिक मजबूरी होगी, तब भी हम मानते हैं कि इसमें एक नैतिकता है कि चलो जनता को एक संदेश तो दे रहे हैं, भैया जो हो रहा है हमारी मजबूरी से हो रहा है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश है इस वीडियो में। और जो आपका वो प्रश्न है कि इससे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जी जी। माने हो क्यों हो रहा है, तो उसमें देखिए हम एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बोलना चाहते हैं कि आप देखिए, जब से बीजेपी के लिए एग्जिट पोल आया है तब से सट्टा बाजार बहुत उछल गया है। अब जो सट्टा बाजार उछला है तो इसका मतलब क्या है, बीजेपी के आप जानते हैं कि जो धनाढ्य वर्ग है, जो उच्च मध्यम वर्ग है, उसकी आकांक्षा बीजेपी के साथ रहती है। इस देश के उद्योगपति वर्ग का बीजेपी के साथ निकटतम संबंध है, तो उनका पैसा लगाने वाला वर्ग भी यही है सट्टा बाजार। तो ये लोग आह्लादित और उन्मादित होकर के लाखों करोड़ का सट्टा बाजार में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये मोदी प्रेम में 3 मई को इनके मुंह लटक जाएंगे, क्योंकि जो सट्टा खिलाने वाला है वो इस पैसे को लूट कर चंपत हो चुका होगा, और उन सबके पैसे लुट जाएंगे जो बीजेपी के प्रति इमोशंस रखते हुए बीजेपी की जीत की उम्मीद में इन 3 दिनों में जबरदस्त पैसा सट्टा बाजार में झोंकेंगे। ये मैं आगाह करने के लिए बोल रहा हूं कि भैया पैसा लगाओ तो अपनी जिम्मेदारी समझ लेना। तो ये जो सट्टा का संबंध सत्ता और एग्जिट पोल से भी हो सकता है, ये मैं एक आकलन, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, मैं तो प्रवृत्तियों को देख रहा हूं, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस संबंध के अंतर संबंध की भी जांच होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है सर। ये एग्जिट पोल इस तरीके से जनता के इमोशंस को उठाते हैं, लोग जोड़ते हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रेम सर, जैसे अब सट्टे से याद आया, चंपत से याद आया कि अभी जो है खैर हाँ, मोदी जी भी सर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। हालांकि जब जब कोई भी चुनाव का रिजल्ट आता है तो मोदी जी का चेहरा सामने आता है, तमाम टीवी चैनलों से मोदी जी का चेहरा गायब हो गया है, नड्डा जी का चेहरा सामने आ गया है। कर्नाटका में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से नड्डा जी को सिर्फ हार की जिम्मेदारी लेने के लिए ही उनका चेहरा यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से जो पहले से सिर्फ नड्डा जी का चेहरा दिख रहा है, मोदी जी, हालांकि 5 राज्यों का चुनाव सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा गया, तो उनका चेहरा गायब हो गया है। क्या ये भी समझा जाए कि कहीं ना कहीं पर 3 तारीख का इंतजार करने से पहले ही लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मोदी जी का चेहरा हटाना है, भाई हार की जिम्मेदारी उनको नहीं देनी है? देखिए, इसको कंफर्म टेस्टिंग के लिए आपको नजर रखनी पड़ेगी बीजेपी कार्यालय में जश्न की क्या तैयारी है। अगर आप बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी का चुपके से, दिखावे में नहीं, दिखावे में तो सब जश्न में दिखेंगे, लेकिन चुपके से आकलन कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। दरअसल अभी तक कोई तैयारी नहीं है जश्न की, वो अभी तक हो सकता है कि 1-2 दिन में दिखे, इसलिए मैं अभी इस कंफर्म को नहीं मान, लेकिन इसको कंफर्मेशन का एक टेस्ट मान रहा हूं, तो उससे पता लग जाएगा। बाइटिंग वाली स्थिति सबके लिए है प्रेम सर। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर 5 राज्यों के चुनाव लड़े गए, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि वो जो एग्जिट पोल में दिखना चाहिए था, जो चमत्कार दिखना चाहिए था, वो सुनामी क्यों नहीं दिखाई दी? क्या ये समझा जाए कि अब मोदी फैक्टर या मोदी लहर या मोदी मैजिक अब खत्म हो चुका है? दरअसल मोदी मैजिक जैसी चीज कभी थी ही नहीं, ये सर ये बात तो अध्यारोपित की आपने गई हमेशा चीज कहा है कि ये चीज कभी नहीं थी, तो ये चीज क्यों नहीं थी, ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा तो यही गया कि 2014 के बाद लहर है मोदी जी की, तो वो क्यों खत्म हो गई और क्यों कम हो गई? देखिए, किसी लहर को अपने से समेट लेना, उसका नेतृत्व करना, ये तो नेतृत्वकर्ता का काम होता है और इस वजह से वो नेता है। तो लेकिन लहर का मतलब ये है, मोदी मैजिक का मतलब ये है कि जहां आप जाएं वहां चुनाव पलट जाए आपके फेवर में, तब तभी तो लहर है। लेकिन हम देखते रहे हैं कि समय समय पर स्टेट इलेक्शंस हारती रही है बीजेपी,
और एक नहीं लगातार हारती रही है। 2019 से पहले तक 2019 का लोकसभा चुनाव जरूर चमत्कारिक रहा नरेंद्र मोदी जी के फेवर में, और वो एक विश्लेषण का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उससे पहले तक बीजेपी चुनाव हारने लगी थी। अब उस चुनाव के तुरंत बाद बिहार का चुनाव 15 में हार गई थी, 19 के बाद में फिर आपको जो भी चुनाव हुए उसमें हार, बंगाल में भी चुनाव हारी, झारखंड में चुनाव हारी, उसके बाद आपको और भी हाल फिलहाल में कर्नाटक है, ये सारे चुनाव हारती रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में सर भी आप ये देखिए। रीजन भी हो सकता है क्या कि अब जनता वो हिंदू मुसलमान वाली स्ट्रैटेजी से, ध्रुवीकरण वाली स्ट्रैटेजी से, बंटवारे वाली स्ट्रैटेजी से बोर हो चुकी है और समझ गई है कि अब इन पर तो भाई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, हमारे मुद्दे जो हैं वो पूरा करो तो बताओ। इस बात को तो खुद बीजेपी के नेता भी समझ चुके हैं। आप जानते हैं वो ऑर्गेनाइजर में उन्होंने खुलेआम लिखा था, न मोदी मैजिक है और न ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, हिंदुत्व के नाम पे जीता जा सकता है। इसको वो खुद भी समझ चुके हैं, और ये बात प्रमाणित भी होती है जब हनुमान जी के नाम पर आप कर्नाटक नहीं जीत सके, जो एक प्रयोगशाला थी हिंदुत्व की, जहां पर के एकदम उन्माद होता था हिंदुत्व का, हिजाब का मामला वहीं पैदा हुआ, तमाम चीजें पैदा हुई। उसके बाद आप दूसरे प्रदेशों में भी आइए, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर भी हिंदू कार्ड बोल करके कोई चीज नहीं चला, या यूं कह सकते हैं कांग्रेस ने उसकी कार्ड खोजने की कोशिश की। फिर राजस्थान में मतलब ठीक है, आखिरी 2-4 दिन कुछ वैसी चीजें देखने को मिली, लेकिन मूल रूप से पूरा चुनाव जो है वेलफेयर स्कीम पर ही लड़ा गया, उसी के पक्ष या विपक्ष में या उससे कंपटीशन करते हुए चुनाव लड़ा गया। ये एक अच्छी बात हुई है। तो इसमें नफरती एंगल जो है, चाहे जितना ही कन्हैया लाल का मामला उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कन्हैया लाल का मुद्दा पूरे राजस्थान में मुद्दा नहीं बना। उदयपुर और आसपास में कुछ प्रभाव पड़ सकता है उसका, लेकिन फिर भी अगर बाबा बालकनाथ चुनाव हार जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं वो हार सकते हैं। तो तियारा जैसी सीट अगर हार जाए बीजेपी तो क्या कहेंगे। तो इसलिए ये बात तो है कि जनता ने नफरत वाले मुद्दे को, नफरती एजेंडे को लगातार नकारा है, और अब वो इस हद तक जा पहुंचा है कि बीजेपी अब शायद डरने लगे आने वाले समय में कि नफरती वाला नारा मत लगाओ नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये वाले हालात अभी आएंगे, आने लगे हैं। जी बिल्कुल। प्रेम सर, आपने तो तमाम एग्जिट पोल्स देखे होंगे, आपके पास बहुत लंबा अनुभव है, तो इस तरह का इतना कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल इसके पहले आपने कब देखा था? देखिए, ये कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव में जो 5 साल पहले हुए थे, उस समय भी मध्य प्रदेश के बारे में इसी तरीके से आया था कि 4 एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहा था, 4 एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहा था। कंफ्यूजिंग तब भी था, लेकिन हम लोग क्या है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जिसका सही होता है उसी को आगे सामने करके एग्जिट पोल सही हो गया बोलने लगते हैं। लेकिन वास्तव में तब भी भ्रम था, भ्रम आज भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि एग्जिट पोल की क्वालिटी में इस मोदी रिजिम में ही आया है, उसमें गुणवत्ता में कमी आई है। मोदी रिजिम से पहले यही देशमुख थोड़ा बेटर दिया करते थे सी वोटर वाले। आज देशमुख जी का प्री पोल्स का पूरा एनालिसिस कर लीजिए, और आज वो क्या बोल रहे हैं वो देख लीजिए। तो आपका जो प्री पोल था सब क्या था, दिखावा था क्या, जनता की नब्ज के नाम पर कुछ भी परोस रहे थे क्या, आज उल्टा बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब है कि इसको कारोबार के तौर पे लिया जा रहा है, ये कोई है जो इसको एग्जिट पोल को कंट्रोल करता है, कोई है जिनसे वो फिनांस है, इसके फिनांस के सोर्स पर जाना चाहिए कि एग्जिट पोल वाले कैसे करते हैं, इसका सोर्स कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। अगर पैसा कहां से आ रहा है अगर क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये किन के इशारे पर ये या किन के प्रभाव में आकर के ये एग्जिट पोल का ये विकृत रूप सामने आया है। एग्जिट पोल को मैं कतई गलत नहीं मानता, उसका जो विकृत रूप आया है उसके कारणों को समझने और जानने और देश को बताने की आवश्यकता है। लेकिन ये काम करेगा कौन, क्या कोई सरकार अगर मान लीजिए गैर बीजेपी सरकार आएगी तो वो करेगी, शायद वो भी ना करे, क्योंकि वो भी इसी व्यवस्था में डूब करके नैया पार होना चाहती है। आज की राजनीति एक बड़े सुधार की आवश्यकता है। जी
बिल्कुल। सर, ये एग्ज़िट पोल आपके हिसाब से 3 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा, आप भी हमारे साथ रहने वाले हैं, तो क्या लगता है ये एग्ज़िट पोल कितने एग्ज़ैक्ट साबित होंगे? आज की तारीख के हिसाब से आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, मैंने खुल कर के अनुमान बताया है, मुझे कोई संकोच नहीं है। जी। तेलंगाना को लेकर के जब शुरू हो रहा था इलेक्शन कैंपेन, उस समय उससे पहले की लगातार सांगठनिक गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को मैं वॉच कर रहा था। कांग्रेस के पक्ष में लगातार वहाँ मजबूत हवा चलने लगी थी और उसको हमने प्रेडिक्ट किया था और अब भी बता रहा हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस मतलब 80 सीटें तक ला सकती है, छोटा-मोटा नहीं, थोड़ा बहुत बहुमत नहीं, कांग्रेस भारी बहुमत कांग्रेस ला सकती है। जी। उसका इस तरीके से उभार हुआ है। उसके राजनीतिक कारण है, उसकी हम व्याख्या अलग से कर सकते हैं, कई क्योंकि फिर हम तेलंगाना हुँ, ही बोलते रह जाएँगे अगर हम व्याख्या करने लगे। तो दूसरी जी। बात है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सीटें घटेंगी। 71 हैं तो 71 नहीं रहने वाली है। लेकिन फिर भी इस हद तक ही घटेंगी कि उसको 2/3 बहुमत ना हो। 2/3 बहुमत कांग्रेस को होने के पूरे आसार है। 90 में 60 सीट में आज कह रहा हूं आपके साथ में वो कांग्रेस को मिलेंगी। जीत तो रही है, जी। सत्ता में तो आ ही रही है। 2/3 हुँ, सीट वहां उसको मिलता दिख रहा है क्योंकि उसके जी। भी बहुत सारे कारण है। बीजेपी उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई, चेहरा को नहीं रखा जा सका। भूपेश बघेल के सामने करप्शन के चार्जेस आखिरी समय में लाए जो सटीक नहीं बैठा। हुँ, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला या बघेल ने हिंदुत्व के मुद्दे को किसी तरीके से अपने ओर ले लिया। बहुत संक्षेप में अगर कुछ पॉइंटर्स सब बोले तो इस तरह से बोले आदिवासी आदिवासी हुँ, पूरी तरह माने बहुत जबरदस्त तरीके बिल्कुल। से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो आदिवासी पूरा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तीनों जगह आदिवासी जो है वो वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बनाते हैं। मध्य जी, प्रदेश हुँ। जी जी, जी जी, मध्य मध्य प्रदेश। जी, मैं मध्य ओवरऑल प्रदेश आपका जानना चाह रही है एग्ज़िट पोल पर जी अविश्वक मत, सर, मत, बताइए। बिल्कुल मैं मेरे पास है एकदम लगातार हम डूबे हुए हैं मुझे पता है मैं बोल सकता जी, हूँ। तो बताइए। मध्य प्रदेश जो स्थिति है उसमें बहुत कांटे का संघर्ष था पिछले बार लेकिन इस बार की परिस्थिति बीजेपी ने स्वयं भांप ली थी कि हमारी स्थिति खराब है और उसको हमें सुधारना है तो सांसदों को भेजो। सांसद भेजे हुँ, गए चुनाव लड़ने के लिए, मंत्री भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए। शिवराज सिंह चौहान को चेहरा रखें या न रखें इसको लेकर के आखिर तक उनका उपयोग करें या न करें उसको लेकर भ्रम बना रहा। शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम पर लाडली बहन बहन योजना के तौर पर लाडली योजना के तौर पर इस चुनाव को संभाला। शिवराज सिंह चौहान ने अगर शिवराज सिंह चौहान ने नहीं संभाला होता तो बीजेपी जी, की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली थी। तो हम तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट देते हैं लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो 100 पार जो है जो मैजिक फिगर पार 115 है वहां का वो आंकड़ा कांग्रेस के फेवर में होगा लेकिन हम ये नहीं मानते कि मध्य बहुत प्रदेश में बड़े सर, अंतर से होगा। मध्य जी प्रदेश मध्य में प्रदेश में बिल्कुल। मध्य प्रदेश की सीट फंसी हुई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भयंकर फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश कैसे आप एग्जिट पोल में भी देखिए। हुँ, एग्जिट पोल में तीन स्पष्ट रूप से बड़े तीन एग्जिट पोल करने वाले कांग्रेस को दे रहे हैं और 5 जो है बीजेपी को दे रहे हैं। यही है ना 5 जी सर, जी सर। हो जाए अब इसका भी एग्जिट पोल कर लिया जाए तो ये है लेकिन लेकिन जी, बहुत सारे चैनल्स जो है इसका रास्ता निकालते हैं महापोल करके और जी, महापोल का मतलब पोल ऑफ पोल्स बोल के सबका हुँ, संख्या गिन करके और उसके बाद एवरेज लगा देते हैं। ये वो अंक गणितीय थोड़े हैं रिजल्ट की आप बिल्कुल। सबका जोड़ हुँ, देंगे। हर हर जो एग्जिट पोल है अपने आप में एक पूरा ग्रामर के साथ में सजा है उसका कुछ एंगल है उसकी कोई दिशा है। अब एग्जिट पोल गलत क्यों होते हैं यही मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया जो मिस हो रहा था उसको अगर जी आप सर। तो यही हाँ, बोल दें प्लीज़ या फिर बताइए। बाद में बोलें। तो बताइए सर, बताइए। हुँ, एक और पॉइंट जो एग्जिट पोल के गलत होने का है वो है इसकी संरचना। जिन हुँ, लोगों के द्वारा एग्जिट पोल कराया जाता है उनमें कौन होते हैं? उनमें हुँ, महिलाएं नहीं होती हैं और महिलाएं नहीं होंगी तो एग्जिट पोल कहां से होगा सही? महिला क्या पुरुष को बताएंगे किसको वोट किया? ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। उसके बाद इसमें मुस्लिम्स नहीं होते हैं। मुसलमान नहीं हो तो मुसलमान क्या हिंदुओं को बताएगा किसको वोट दिए हैं? वो तो हिंदू को देख के हुँ, बोलेगा कमल छाप को दिया हमने बीजेपी को दिया जय बीजेपी जय मोदी बोल सकता है। कौन मुसलमान आज 4 मुसलमान 5 मुसलमान बात कीजिए कोई खड़ा होकर बोलेगा कि हम मोदी के खिलाफ वोट देके आए हैं बीजेपी के खिलाफ वोट देके आए हैं। तो एग्जिट पोल कैसे सामने आएगा? यानी
जो एग्जिट पोल की टीम है उसमें भी हिंदुस्तान दिखना चाहिए, तब एग्जिट बिल्कुल। पोल सही से नजर आएगा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने हम्म। उसको रोक कर कहा। और मध्य प्रदेश के बारे में जो हम कह रहे हैं, हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय चैनल पर जो एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं वो बड़े बड़े एग्जिट पोल्स के आंकड़े, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स हुए हैं, उन सबको हम्म। भी देखिएगा। तो हमें और जो पूरा ओवरऑल हमने जो देखा है, हमें पूरे पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आती दिख रही है मुझे। अब मध्य प्रदेश से मैं राजस्थान चलता हूं तो मध्य प्रदेश में जी। लेकिन कोई बड़ा अंतर से नहीं होगा, कांग्रेस को एज नहीं मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन बीजेपी से आगे भी ये तय है, मैजिक फिगर भी कांग्रेस के पास ही होगा। ओके, राजस्थान राजस्थान सर। राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में आप ये समझिए कि कई चीज आधार हैं जिससे हम तय करते हैं कि राजस्थान में किसको बहुमत मिल सकता है। आप पोलराइजेशन जहां हुआ हिंदू मुसलमान का, वहां पर जीत के किसके आसार हैं, तो वहां हमें लग रहा है कि सांसद बालकनाथ भी हार रहे हैं, ये एग्जिट पोल के भी नतीजे में पता चल रहा है। तो हम्म। अगर बालकनाथ हार रहे हैं इसका मतलब पोलराइजेशन फैक्टर उस रूप में बीजेपी को काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आप देखिए जहां पर कि शहरों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, वैसे सीटों में जैसे राजेंद्र राठौर की सीट देख लीजिए, तो राजेंद्र राठौर के चुनाव हारने के प्रबल आसार हैं। अगर एक्सेस वोटिंग, एग्रेसिव वोटिंग वाली सीट अगर बीजेपी हार रही है और राजेंद्र राठौर जैसी नेता वाली सीट, तो इसका मतलब है कि वहां पर एग्रेसिव वोटिंग शहर में जो बीजेपी के लिए काम करता था इस बार काम करता नहीं दिख रहा है। जबकि आमतौर पर हम अभी भी मानते हैं कि शहर में एग्रेसिव वोटिंग बीजेपी के फेवर में जाता है और गया जाती भी, है। लेकिन हम्म। फिर भी जो एक दो उदाहरण है वो उसका हो सकता है अपवादी हो, लेकिन ये एक संकेत है। आप संकेत देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में एग्रेसिव वोटिंग दिखी है, पहले इतनी एग्रेसिव नहीं दिखती थी। हम ये नहीं कहते कि पिछले बार से बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में 75% के आसपास वोट दिखा है राजस्थान में। तो राजस्थान में वैसे ग्रामीण इलाकों में उसमें भी हम जाके देखते हैं तो वो आदिवासी बहुल इलाका निकलता है, एससी बहुल इलाका निकलता है। तो हम्म। आज की परिस्थिति में एससी और आदिवासी बीजेपी को क्यों वोट करे, ये राजस्थान में कोई उत्तर दे सकता है। तो हमें इसका उत्तर नहीं नजर आता है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि दलित उमड़ करके उनको वोट करने लगे, आदिवासी उमड़ करके उनको वोट करने लगे। उल्टे पेशाब कांड वगैरह मणिपुर इधर उधर लेकर के आदिवासी नाराज है, पूरे देश में हम्म। नाराज है। तो ये फैक्टर्स बता रहा है। महिलाएं महिलाएं ज्यादा वोट की हैं, तो महिलाओं ने क्या, अगर मध्य प्रदेश में लाडली योजना के कारण महिलाएं वोट कर रही हैं शिवराज सिंह चौहान को और फायदा मिल रहा है, तो क्या अशोक गहलोत को महिलाएं उनके खिलाफ में वोट करेंगी, जिनके लिए अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आई। तो हम्म। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं का भी जो एक्सेस वोट है वो भी कांग्रेस के ही फेवर में है। अगर एग्जैक्टली exactly नहीं हो तो कम से कम अगेंस्ट में नहीं है, इस तरह से हम जी। तो पूरी स्थिति पहले से अगर भिन्न है तो ये जरूर है कुछ मंत्री चुनाव हारेंगे कांग्रेस के। अगर कांग्रेस के बड़े चेहरे सर हार जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। मैं कांग्रेस कहना चाह रही थी, मैंने मोदी जी बोला। हाँ हाँ हाँ, तो हम्म। वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल ऐसा होता है। आप पुष्कर धामी चुनाव हार गए कि नहीं, मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, पूरी पार्टी जीत गई। ऐसा तो चुनाव होता है, इसीलिए तो चुनाव है। तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस के बड़े हम्म। चेहरे हारेंगे चुनाव में। भाई शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जीतेंगे क्योंकि उनको चुनाव हम्म। जीतना आता है, समझे, सबको चुनाव जीतना नहीं आता है। ये भी बातें होती है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके, इसके अलावा बागी कुछ हैं जो कि दोनों तरफ हैं, तो बागी फैक्टर को हम बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानते, कि सिवाय इसके कि कुछ बागी चुनाव जीत कर आ जाए। हारने वाले बागी कोई फैक्टर नहीं, वो इधर भी अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, उधर भी नुकसान कर रहे हैं, वो बैलेंसिंग को इधर उधर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जीत करके बागी आएंगे वो निश्चित रूप से देखेंगे कि वो किस खेमे के हैं, उसकी कौन सी पार्टी को बहुमत कम हो रहा है, उस समय वो अपने जिनके आशीर्वाद से, जिनके संरक्षण से वो जीते होंगे, जी। उसके कहने पर उसके पास जाएंगे या दूर जाएंगे। लेकिन जी। जी। राजस्थान में हमें साफ लग रहा है कि पूरा सिम्टम्स बता रहा है कि पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था
कि हर चुनाव में राजस्थान को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था, लेकिन इस चुनाव में राजस्थान को प्रेडिक्ट करना उतना ही मुश्किल हो गया है। ये बात अपने हम्म। आप में बता रही है कि रिवाज बदल चुका है, और रिवाज जी। बदलेगी जनता तो क्या चुप 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 करके रिवाज बदलेगी, खुलेआम बदलेगी। तो इसलिए इन हम्म। आधारों पर हम कह रहे हैं कि राजस्थान भी कांग्रेस के पास है। तो हमारा तो हम्म। ये कहना है, मैंने पहले से भी कहा है कि इस रिजल्ट को मैं 5-0 के रूप में, 0-5 के रूप में बीजेपी के लिए देखता हूं, लेकिन कांग्रेस के लिए 5-0 नहीं है। मैं हम्म। कांग्रेस के लिए हमेशा, मैंने बीजेपी के लिए 0-5 हमेशा कहा है। कांग्रेस के हम्म। लिए इसका उल्टा ना लगाया जाए, लेकिन हम्म। 0-5 रिजल्ट बीजेपी के लिए आ रहा है। ये सारे एग्जिट पोल देखने, समझने, और ये मैं इस हिसाब से ये इसको आकलन कर रहा हूँ। जी। चलिए प्रेम सर, बहुत ज़रूरत थी इस पूरे एग्ज़िट पोल में, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ओवरऑल क्या कुछ निकल के आ रहा है? ये बहुत ज़रूरी था जानना, इसलिए हमने आपको आज आमंत्रित किया। 3 तारीख को भी चाहेंगे कि आप ज़रूर रहें। तो दर्शकों का जो मन था, क्योंकि कल से कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे, वो जानना चाहते थे इस एग्ज़िट पोल का सटीक विश्लेषण क्या होगा, वही हम आपको दिखा रहे थे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।